नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता एंड हमारे साथ अब ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड शुगर पॉजिटिव खबर हमने यहां पर आते हुए देखी है, जहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अब E22, 25, 27 और 30 को भी यहां पर एग्री सेस, रोड सेस, इंफ्रा सेस, एक्साइज सब कुछ यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ऑफकोर्स अभी इसकी ब्लेंडिंग जारी नहीं है, लेकिन इसे किस तरह से रीड किया जाना चाहिए? क्या ये प्रिपरेशन है आगे जाने वाले समय के लिए? मनीषा, थैंक यू वेरी मच और नमस्कार आपको। ये बड़ी अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए अच्छी खबर है। आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट टाइम से बोला था कि कंज्यूमर को चॉइस देना पड़ेगा, तो उसी उसी सिलसिले में, उसी डायरेक्शन में मूव चल रहा है। देखिए, लास्ट 15 दिन में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए इथेनॉल के लेकर के। E85 आया, फ्लेक्स व्हीकल्स आए, और ये सारी पॉलिसी जो आ रही है, इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद है। जो पॉलिसी मेकर उनका भी बहुत धन्यवाद है कि वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पॉलिसी बना के दे दिया है। अभी जो काम है यूजर्स का है, और जो है मार्केटिंग कंपनी है उनका है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, को जल्दी जल्दी पूरा करें। मुझे याद है विजेंद्र जी, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एक जो रोड़ा अभी भी है वो है फ्लेक्स फ्यूल में जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है, जब तक वो नहीं होती आपको लगता है एक जो प्रीमियमाइजेशन यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल्स को लेकर है उसमें एक दिक्कत आएगी? देखिए, गवर्नमेंट ने, जो पॉलिसी मेकर ने क्या किया है कि E85 को 20 रुपए सस्ता किया है। उससे क्या हुआ कि ट्रैक्शन आ गया है कि फ्लेक्स व्हीकल ज्यादा बिकने चाहिए, ज्यादा लोग खरीदने चाहिए। उसके बाद अगर एक्साइज ड्यूटी रिलीफ मिलता है फ्लेक्स व्हीकल को तो और भी अच्छा है। लेकिन पहला जो मूव था, वो पहला मूव इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो बहुत ही पॉजिटिव इम्प्लीमेंट है। और उसके बाद में जो E20, E25, 30 का जो मूव आया भी और भी अच्छा है। तो सारी खबरें अच्छी हैं, सारी पॉलिसी अच्छी है। उसके लिए जो भी लोगों ने काम किया है उसके लिए बधा के पात्र हैं, और ये आगे बढ़ाते रहना चाहिए इसको। विजेंद्र जी, जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो यहाँ पर सब कुछ हमने होता हुआ देखा है, लेकिन जहां तक शुगर और एथेनॉल का प्राइस रिवीजन है अभी भी बाकी है। इसी के साथ साथ जो मार्केट्स यहाँ पर एंटिसिपेट करती रही हैं कि डुअल प्राइस पॉलिसी हो, कई सारी चीजें हैं वो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। इसके ऊपर किस तरह का काम है? देखिए, जो 22 रुपये जो पेट्रोल आया, 85 आया है, उसी सिलसिले में, उसी डायरेक्शन में है कि कंज्यूमर को एक सस्ता फ्यूल का ऑप्शन मिला है। वो उस फ्यूल को खरीदे, तो खरीदने के लिए उसको फ्लेक्स व्हीकल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा है। तो दोनों तरफ से को फायदा होगा, सस्ता फ्यूल मिलेगा उसको। तो वो एक अपनी जगह ऑलरेडी इन प्लेस है। जैसे इथेनॉल का कंज्यूमर बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पुरानी डिमांड है कि प्राइस का जो रिवीजन है वो नहीं हुआ है, जबकि केन का रिवीजन होता रहा है, केन प्राइस रिवीजन होता रहा है। तो ये और रोड ब्लॉक्स हैं, पर ये पूरे होंगे। देखिए, जब विजन अच्छा है, इरादा अच्छा है, तो ये भी सब काम होंगे। विजेंद्र जी, जहां तक एथेनॉल प्रोडक्शन की बात है, ऑफ कोर्स शुगर एक मेजर कंपोनेंट है यहाँ पर। मेज में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है, राइस में भी यहाँ पर बढ़त है। एज ऑफ नाउ किस तरह का कंट्रीब्यूशन है इन सभी कमोडिटीज का एथेनॉल बनाने में, और जो राइस को लेकर अब चिंताएं बनने लगी हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, और जो भी रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा और अबंडेंस मिलेगा, और जो फूड के बाद बचेगा वही इथेनॉल में यूज होगा। इसलिए कभी कभी आपका गन्ना शुगर फालतू होगी, उसका डाइवर्शन होगा, कभी आपका कॉर्न ज्यादा होगा, उसका डाइवर्शन होगा, कभी राइस फालतू का डाइवर्शन होगा। ऑब्वियसली ऑल एक्सेस फूड विल गो टू इथेनॉल। किस तरह की कैपेसिटीज फिलहाल है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट इन पाइपलाइन है फिलहाल? फिलहाल इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि हमारी और कैपेसिटी ऑलरेडी है। मैंने पिछले बार बताया था 2000 करोड़ लीटर का हमारा कैपेसिटी है आज की डेट में, और 1200 करोड़ लीटर ही बन रहा है। और जैसे जैसे फ्लेक्स व्हीकल का यूज बढ़ेगा, का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। अगर एक थंब रूल से लगाएं कि 20% अगर कार और 35% टू व्हीलर फ्लेक्स व्हील हो जाए, तो लगभग 150 करोड़ लीटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये थंब रूल है। तो अगर ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे कंज्यूम बढ़ता चला जाएगा, और जो कैपेसिटी आइडल है, जो कैपिटल यूज नहीं हो रही, वो कैपेसिटी यूज होनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट टेकन। तो विजेंद्र जी, आपने कहा 2000 लीटर्स की कैपेसिटी फिलहाल है और 1200 लीटर आपने कहा इन पाइपलाइन है। हाँ, 22 लीटर आप यूज हो रही है। 1200 लीटर यूज हो रहा है अभी, और 2000 की कैपेसिटी है। और इन पाइपलाइन कितना है? पाइपलाइन बहुत थोड़ा सा है, 200 करोड़ के आसपास है भी, जो चल रहा है वो बहुत स्लो स्पीड चल रहा है, वो स्लो है वो फिलहाल भी। ऑल राइट विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि खबर अच्छी है, प्रिपरेशन यहाँ पर आगे है।
E85 सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि उसमें जो प्राइसिंग उन्होंने बताई है वो एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर है। कैपेसिटी इज ओवर कैपेसिटी है ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में यहाँ पर, और जहाँ तक प्राइस रिविजन की बात है उसका अभी भी यहाँ पर इंतजार। तो वेल, ये तो टॉप हेडलाइन थी ही हमारे साथ, जहाँ पर सरकार की तरफ से हमने नोटिफिकेशन, और जैसे विजेंद्र जी कह रहे थे काफी सारे नोटिफिकेशन पिछले 10 दिन में हमने चीनी और एथेनॉल में लेकर यहाँ पर आए हैं, तो क्लियरली काफी बड़ा काम वहां पर होता हुआ। लेकिन काफी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी है। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया हैं। अजय, सोना 4100 के नीचे, एंड यस आपने कहा था जाएगा, चांदी $65 के नीचे है, और जी हाँ आपने कहा था जाएगी, लेकिन अब यहां से और कितनी नीचे जाएगी? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जिस दिन से लग रहा था कि करेक्शन मोस्ट ड्यू था 2026 के लिए, वो हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल इवेंट्स है, विक्स आप देखिए 21.5 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स 100 पे है, जो इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं वो 4.2 पे आ रहे हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक साइकोलॉजिकली लग रहा है कि प्राइजेस अब $4,000 और $60 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा जरूर है। फ्राइडे भी आ रहा है, और जनरली हम देखते हैं सैटरडे संडे कुछ बात डोनाल्ड ट्रंप से आना चालू हो जाती है कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं। तो हो सकता है आज और कल में थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए। बट मेरा मानना है जिस ढंग से बाकी असेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, हम जानते हैं यूएस में कुछ बड़े आईपीओ आने वाले हैं, या बाकी कोई असेट क्लास देखे, सब में बड़ी गिरावट बनी हुई है। तो मेरा मानना है ये टेम्पररी हो सकता है कि वापस हम 4250 4240 तक का एक टेक्निकल जंप देख लें। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि यस स्टिल ओपन कि 3450 3500 गोल्ड में, और चांदी थोड़ी वनरेबल दिख रही है जब तक ये 72 के ऊपर रेंज स्टेट नहीं होती है। नीचे में $53 तक का लेवल दिखता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 65.5 तक पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि चांदी में गिरावट और ज्यादा बढ़ेगी। तो हो सकता है अगले 2 दिन मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए। बट कुल मिला के $53-54 आपको चांदी, और सोने में कंजर्वेटिवली भी आप जाओ तो $3600 तक के डोर ओपन है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें लगता है कि ठीक है, रुपए की गिरावट थोड़ा सपोर्ट कर जाए, बट 1,40,000 1,42,000 के आसपास गोल्ड को सपोर्ट मिलना चाहिए। और चांदी में भी दबाव और बढ़ेगा, जो 2,20,000 से 2,18,000 तक के लेवल मिलने चाहिए। ऑल राइट, तो जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो खरीद लें, और जिन लोगों ने ऊपर में खरीदा है वो ऑफ कोर्स अपने लॉसेस यहाँ पर देखते रहें। आप यहाँ पर मेटल्स को कैसे देखते हैं अजय, क्योंकि 1 महीने के लोज पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड सभी कुछ कारोबार कर रहा है। मई की तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शंस रहेंगे, और जिस ढंग से सोने चांदी में गिरावट, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी, ये एक टेम्पररी पुल बैक हम देख रहे हैं पूरे बेस मेटल में रहेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव आपको शॉर्ट करना है। 1320 के नीचे जब तक कॉपर है, मे बी अब 1280 1290 का लेवल मिल जाए तो हो सकता है, जैसे आज 11-12 तारीख हो चुकी है, 15-20 तारीख तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेंगे, बट उसके बाद रिकवरी बढ़ जाएगी। बट अगला हफ्ता भर मुझे वीक लग रहा है, जो 1280 तक के लेवल कॉपर में। एल्यूमिनियम वापस अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है, बट 360 के आसपास एल्यूमिनियम, 355 के आसपास जिंक, लेड में भी 200 तक का लेवल। तो टेम्पररी थोड़ा फॉल रहेगा, एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। अजय, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की तेजी हमने ओवरनाइट आते हुए देखी है, एक रेंज में अटकता हुआ 100 से दूर है और 90 के पास है, यहाँ पर क्या करेंगे? आई थिंक डॉलर इंडेक्स के लिए आप देख रहे हैं, मैं आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम बिंग डॉलर जब तक कच्चा तेल जब तक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, डॉलर की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, 140 के ऊपर निकल कर ये 102 तक का लेवल दिखा देगा। तो जून तक मुझे लग रहा है कि डॉलर में मजबूती रहेगी, और उसी के चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो ब्रांड को भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेजेस हुए थे वो इतनी जल्दी रीइंस्टेट नहीं होंगे। तो ब्रांड का रेंज जो रहेगा वो $90 से 105 का रहेगा, और अगले 2-4 दिन में मुझे लगता है वापस ये 96-97 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 8500 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो 85-86 के करीब आए लेके चलिए, 9200 तक का टारगेट रहेगा। कुल मिला के साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेगा कच्चा तेल। ऑल राइट, तो पॉजिटिव यहाँ पर कच्चा तेल, मेटल्स में कुछ मुनाफा वसूली, और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, लगातार अजय हमें चेताते रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार कह रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, एंड मार्केट्स उन्हें सुन भी रही हैं। वेल, इसी के साथ लेकिन हम आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।
बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और अगर बाजार की हलचल यहां पर देखी जाए तो शुरुआती ट्रेडिंग में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। 7% के तो नीचे ही कारोबार यहां पर बनता हुआ नजर आया है। यूएस ईरान का तनाव यहां पर बढ़ने का असर हमने कच्चे तेल पे आता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, रुपए में गिरावट है और इन सब चीजों का असर यहां पर बॉन्ड मार्केट्स और मनी मार्केट्स पर भी देखने को मिला है। ईरान पर यूएस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अगर बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की तो यहां पर समझौता करने में बहुत देर होती हुई नजर आ रही है और इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है यहां पर ईरान को आगे जाकर। लेकिन अगर ओवरऑल बॉन्ड मार्केट्स की बात की जाए तो फार बास्केट में अब बॉन्ड 15, 30 और 40 साल के जीसेक यहां पर अवेलेबल हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं, फार यानी कि फुली एक्सेसिबल रूट, और हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स भी आते हुए देखी हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जहां पर काफी सारे मेजर्स और स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं, उसके बाद से रुपए में तो सपोर्ट है ही, और एफपीआईज की तरफ से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने करीबन 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स की खरीदारी भी यहां पर आते हुए देखी है। आरबीआई के फैसले के बाद यहां पर एफपीआईज का रुख बदलता हुआ नजर आया है। कॉर्पोरेट म्युनिसिपल बॉन्ड में भी यहां पर ग्रोथ है। प्राइमरी मार्केट्स में यहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है और कुल इशुएंसेस अब करीब 9 लाख करोड़ के पार निकलते हुए नजर आई हैं। और फाइनली आज प्राइवेट इशुएंसेस बॉन्ड मार्केट्स में कैसी हैं वो आपको बता देते हैं। मुथूट फाइनेंस आज बाजार में है 27.5 बिलियन के लिए 5 साल की बॉन्ड मैच्योरिटीज के साथ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी यहां पर 20 बिलियन जुटाना चाहते हैं बॉन्ड्स के जरिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1 बिलियन जुटाना चाहते हैं, ये 2 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के द्वारा ये करना चाहते हैं। बजाज फाइनेंस 85 बिलियन के लिए बाजार में है, 2 बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाना चाहते हैं। और नैपफिट यहां पर 30 बिलियन के लिए बाजार में है जुलाई 2029 की बॉन्ड मैच्योरिटी के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हमारे साथ अब एनएसई से श्रीराम कृष्णन जुड़ चुके हैं। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वॉल्यूम्स अगर देखें तो पिछले मंथ ऑन मंथ में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। एनएसई कमोडिटी वॉल्यूम्स का शायद एक हाईएस्ट लेवल हमने यहाँ पर छूता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप नंबर्स को, एक और किन कमोडिटीज का किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम्स को लाने में लगा है? कल एक एक्सपायरी था क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट का और इस बार हम 53-54% का मार्केट शेयर देखे हैं हमने और हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मार्केट में अच्छे वेल रिसीव प्रोडक्ट अभी बोल सकते हैं अपने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को। और नेचुरल गैस में भी हमने एक्सपायरी डे चेंज का अनाउंसमेंट किया था कुछ 1-1.5 महीने पहले, तो उसमें भी हम काफी एक्शन का उम्मीद रखते हैं। और क्योंकि क्रूड ऑयल में एक्सपायरी डे के बदलाव के बाद हमने काफी तरक्की देखी है, हमको ये उम्मीद है कि नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे चल रहे हैं। और 10 ग्राम गोल्ड का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स का भी अनाउंसमेंट किया है और उस पर तो लॉन्च भी हो गया है और ट्रेडिंग अभी शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अच्छे से समझ गए हैं कि इसमें क्या करना है और ये प्रोडक्ट का एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है। मिस्टर कृष्णन, ईजीआर का जो लॉन्च है 4 मई 2026 को हुआ, जैसे आपने कहा ट्रेडिंग का यहाँ पर इंतजार है। काफी हद तक जूलर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि एडिशनल साइज डिनोमिनेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात है, डिनोमिनेशंस की बात है, किस तरह से वो दिखते हैं? हमने 100 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो, ये 5 डिनोमिनेशन का सोच रखा था। लेकिन मार्केट से ये रिक्वेस्ट आया है कि 1 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम का भी हम कंसिडर करें करने के लिए। पर क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से मल्टीपल 10 ही हो सकता है बिटवीन ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट, इसलिए हम 10 मिलीग्राम अकोमोडेट कर सकते हैं और ये जल्दी हम अनाउंस करेंगे। और 100 मिलीग्राम के कॉइन मार्केट में आज तैयार होते हुए दिख रहा है, इसलिए क्योंकि 100 मिलीग्राम का कॉइन डिलीवर हो सकता है तो 10 मिलीग्राम का एक डिनोमिनेशन ट्रेडिंग यूनिट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फिजिकल बुलियन यहाँ पर ईजीआर्स में आता हुआ देखें तो क्या एक्सचेंज की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से कोई पुश है कि एक इंसेंटिव दिया जाए यहाँ पर वॉल्ट्स को, हाउस होल्ड्स को, परहैप्स टेम्पल ट्रस्ट को भी, कि ये सोना यहाँ पर आए? देखिए, इंसेंटिव्स का तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि प्रोडक्ट में ऐसे ही पार्टिसिपेशन आने वाला है, बढ़ने वाला है, और इसलिए हमारा जो प्रोसेस, अपना फोकस जो है वो प्रोसेस के ऊपर है। हम एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए कोई भी कस्टमर अपना सोना सबमिट कर सकता है
पूरा ईजीआर बनाने के लिए, और पूरा विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगा इस इंटायर प्रोसेस में ऐप के जरिए। और इसके अलावा हम क्लैरिटी और पूरा ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, जिससे कि पार्टिसिपेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक तो ऑफ कोर्स फिजिकल बुलियन बाजार में लाने की बात है ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे ला सकें मिस्टर कृष्णन। दूसरा ये भी है कि इंडिया इवन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है, उसके बावजूद भी हम प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर्स नहीं। आपको लगता है कि ये जो LBMA के डोमिनेंस है वो शायद EGR एज अ प्रोडक्ट की तरफ से तोड़ी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल कोशिश तो करना ही चाहिए हमको, क्योंकि ये अगर हमने बड़ा बाजार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो हम प्राइस मेकर्स क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये एक जो मार्केट है EGR का मार्केट, इसमें सबको इंटरेस्ट है। बुलियन डीलर्स को भी इंटरेस्ट है, और ज्वेलर्स को भी इंटरेस्ट है, और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट है, और बड़े कॉर्पोरेट्स को भी इंटरेस्ट है। और आप देखेंगे तो फैमिली ऑफिसेस भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी इसमें दिलचस्पी दिख रही है, क्योंकि उनके पास जो सोना है उसका कुछ तो उनको यूज निकलेगा, उनका यूज हो सकता है, क्योंकि वो लेंड कर सकते हैं, और अगर लेंडिंग फी मिलता है तो एडिशनल रिटर्न बन सकता है, उसको कोलेटरल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे फायदे हैं हर एक इंसान के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करने का उम्मीद रखता है। इसलिए हमको लगता है कि अगर ये बड़ा मार्केट बन गया मान लीजिए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अगर ट्रेडिंग के लिए परमिशन दिया जाए, तो फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रेड्स भी हो रहे हैं रोज, और बहुत बिजी मार्केट जैसा बन गया EGR। और तब तो पूरा दुनिया बोलेगा कि भाई गोल्ड का असली प्राइस आपको चाहिए तो EGR मार्केट देखिए, भारत में जो है बिजी मार्केट है, वहीं पे आपको एक्यूरेट प्राइस मिलेगा। और उस समय हम बोल सकते हैं कि हम प्राइस मेकर्स बन गए हैं, प्राइस टेकर्स नहीं रह गए। तो इसमें कितना समय लगेगा वो उसका तो जज करना या गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर एक छोटा कदम है वहां तक पहुंचने के लिए, और रास्ता तैयार हो गया है। पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात की जाए तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखी है, सोने चांदी के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और जो एमफी का डेटा इस हफ्ते में आया है वो भी ये दिखाता है कि रिडेम्पशंस काफी स्ट्रांग हैं। आउटफ्लोज, नेट आउटफ्लोज हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आते हुए देखे हैं। आपको लगता है ऐसे समय में कि हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसे समय में EGR परहैप्स एक बेहतर प्रोडक्ट होगा? नहीं, इसी समय में EGR जैसा प्रोडक्ट सक्सेस पाने में उसको आसानी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि घर का सोना बाहर लेके आए और इंपोर्ट्स कम करें, वो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हम धीरे धीरे प्राइस मेकर्स बन जाएं। जैसे कि मैं बोला, प्राइस मेकर्स बनने के लिए हमने रास्ता तैयार कर दिया है, और जहां तक इंपोर्ट कम करने का जो ऑब्जेक्टिव है, वहां पे हम अगर पहले एक साल के अंदर मान लीजिए 100 टन या 150 टन या 200 टन भी घर का सोना अगर बाहर आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस मानूंगा मैं इसको, क्योंकि पूरा इंपोर्ट जो है देश का कुछ 600-700 टन होता है साल में, तो उसमें 150-200 टन बहुत बड़ा कंपोनेंट हो सकता है। और इंपोर्ट्स अगर कम होते हैं और धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि अपना सोना है, ये लेके आ सकते हैं, EGR बना सकते हैं, उसका लेंडिंग कर सकते हैं, उसका कोलेटरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और ना केवल ये, पर अगर उस पे लोन चाहिए तो लोन भी जल्दी मिल सकता है, और मान लीजिए रिस्क भी हट जाता है, तो इस काफी सारे फायदे हैं। और अगर ये लोगों को समझ में आ जाता है तो आप बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक तो इंपोर्ट कम करना है, और दूसरा अपना मार्केट मेकर बनने का जो सपना है उसको आगे धीरे धीरे लेके चले। ये तो बात हुई EGR की, लेकिन आपने स्टील यूजर्स फेडरेशन के साथ